Hello learners, welcome back to We Learning, and today we are going to discuss part 11th of our business finance series। आज हम part 11th करेंगे और part 11th में हम देखेंगे irrelevance theory of dividend। दो थ्योरीज हैं आपकी, MM थ्योरी एंड रेसिडुअल थ्योरी। ओके और इससे पहले पार्ट 10th में मैंने आपको रेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड करवा दिया है, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। बिजनेस फाइनेंस की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जा करके आप बिजनेस फाइनेंस की क्लासेस देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर देना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड, दो थ्योरीज हैं आपकी, एक है आपका मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज रेसिडुअल थ्योरी। इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है? इररिलेवेंट का मतलब होता है, इन दो लोगों ने कहा कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, उनका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके इन्होंने कहा जो डिविडेंड पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, फर्म बनाती है, उसका फर्म की वैल्यूएशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो अब इन चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम करेंगे मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी, उसके बाद हम रेसिडुअल पे जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी में क्या कहा गया? तो इसमें बोला गया, इन्होंने कहा मोदी गिलानी एंड मिलर ने, दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द फर्म। डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की शेयर के प्राइस के वैल्यूएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड ही ऑल्सो बिलीव्स दैट इट इज़ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दैट इंक्रीजेज द फर्म्स शेयर वैल्यू। इन्होंने डिविडेंड पॉलिसी को कोई वैल्यू नहीं दिया और इन्होंने कहा कि जो फर्म की शेयर वैल्यू बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से बढ़ती है। ओके नाउ दिस थ्योरी ऑल्सो बिलीव्स दैट डिविडेंड्स आर इररिलेवेंट बाय द आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट। इन्होंने ये भी कहा कि जो डिविडेंड होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं, क्यों? आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट के वजह से। अब आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट क्या है? तो इन्होंने कहा जब कोई फर्म डिविडेंड पे करती है, ओके जब कोई फर्म डिविडेंड पे करती है तो उसके जो फर्म की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ओके क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं, डिविडेंड मिल रहा है, अच्छा चलो ये फर्म अच्छी है, मतलब तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जब फर्म डिविडेंड पे करती है तो फर्म की फंडिंग कम हो जाती है। अब जब फर्म की फंडिंग कम हो गई और उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट में, तो व्हाट विल द फर्म डू? क्या करेगा फर्म? तो फर्म क्या करेगा उस टाइम? फर्म इशू करती है इक्विटी शेयर्स। ओके फर्म क्या इशू करती है? इक्विटी शेयर्स। अब जब वो इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो क्या होगा? तो मैंने आपको पहले की क्लास में बताया है, इससे जाता है नेगेटिव इफेक्ट। जब भी इक्विटी शेयर्स इशू करते हो आप मार्केट में, नेगेटिव इफेक्ट जाता है। अब नेगेटिव इफेक्ट जाएगा तो फर्म की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो एमएम ने कहा, एमएम थ्योरी में कहा गया कि भाई ले दे कर तो बात वही हो जानी है ना। डिविडेंड जब आप इशू करते हो तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन फिर उसको जब ऑफसेट करना होता है आपको, आप जब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ जाते हैं। अब जब आप इक्विटी इशू कर रहे हो तो आपके फर्म की वैल्यू घट जाती है, तो बात तो वही हो जाती है। तो फिर डिविडेंड पॉलिसी का फर्म के वैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ा? ओके तो ये किसने कहा? मोदी गिलानी एंड मिलर ने कहा था। बाय दिस लॉजिक द डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स इज ऑफसेट बाय द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से ये ऑफसेट हो जाता है। अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मीन्स बाहर से जो आप फाइनेंस कर रहे हो, ओके जब आप इक्विटी इशू करते हो, तो ये बोला गया आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट किस में दिया गया? तो ये आया है आपका मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी में। अब हम अजम्पशंस देखेंगे, इसके कौन कौन से अजम्पशंस दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस उठ कर आते हैं, तो अजम्पशंस अच्छे से समझना है हमें। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इनकी अजम्पशन है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ओके तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब है इन्वेस्टर्स जो हैं उनको सारी नॉलेज है। ओके वो रैशनल है, इन्वेस्टर्स को सारी नॉलेज है कि फर्म में क्या चल रहा है।
ये अज्यूम करके चले थे मोदी, गिलानी एंड मिलर। अब दूसरा इनका अजम्पशन था नो टैक्सेस, ये अज्यूम करते हैं कि कोई टैक्स नहीं होता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इन्होंने वैसे ही अज्यूम करके चला था और यहाँ भी ये मानते हैं कि कोई टैक्स होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रखनी है, मतलब चाहे आपके बिजनेस बढ़े या घटे, बिजनेस रिस्क जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या रेट ऑफ रिटर्न जैसा भी हो, पर आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो सेम रहेगी, वो कॉन्स्टेंटली आपकी एक जैसे ही चलेगी। ओके अब दूसरा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का कोई रिस्क ही नहीं है, ये इन्होंने अज्यूम करा। कैसे, ये बोलते हैं जो इन्वेस्टर है उसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का भी पता है, वो किस में करने वाला है इन्वेस्टमेंट, उसको डिविडेंड कितना मिलेगा वो भी नॉलेज है, फर्म की जो प्रॉफिट है उसका भी नॉलेज है उसको, तो कोई डर की तो बात ही नहीं है, कोई रिस्क है ही नहीं, ये इन्होंने अज्यूम करा। नेक्स्ट ये बोलते हैं इन्वेस्टर इज इनडिफरेंट बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम, जो इन्वेस्टर है वो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम में इनडिफरेंट है, मतलब आप चाहो तो डिविडेंड इनकम 200 दो, या और अगर आपको 500 चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए 500, ओके, और तो उसमें से आप या तो डिविडेंड इनकम 200 दो उनको, या तो कैपिटल गेन इनकम 300 दो, या फिर इसको उल्टा भी अगर कर दो, लाइक 300 आप डिविडेंड इनकम दो और कैपिटल गेन इनकम 200 दो, तो अल्टीमेटली देना तो है 500, 500 उनके जेब में आ ही रहा है ना। तो इसलिए ये मानकर चलते हैं कि ये इनडिफरेंट होते हैं इन्वेस्टर्स बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अच्छा नेक्स्ट हम करेंगे अब फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला दिया गया है आपका एमएम थ्योरी में। क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है जब आप P0 निकालते हो, P0 मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ओके तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है D1 प्लस P1 1 प्लस KE। ओके अब D1 क्या है, तो D1 ये है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितनी हो रही है आपको एट द एंड ऑफ पीरियड, क्योंकि आपको पता है एमएम अप्रोच में किन चीज़ों को कंसिडर किया गया था, तो ये मानते थे कि इन्वेस्टर्स को सारी चीज़ें पता है, फ्यूचर की सारी नॉलेज है ना, तो इन चीज़ों को ये मान रहे थे, इसलिए इन्होंने एट द एंड ऑफ द पीरियड वाले एक्सपेक्टेड डिविडेंड को कंसीडर किया अपने फॉर्मूला में। नेक्स्ट ये क्या ये बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको भी ये कंसीडर करके चलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को इन्होंने लिया, तो फॉर्मूला है आपका D1 प्लस P1 बाई K1 प्लस KE। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका P0 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। दैट इज, देखो अब जब आपके पास P1 अवेलेबल नहीं है, P1 लिया है ना यहाँ पे, अब P1 जब आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप करोगे P0 इन ब्रैकेट 1 प्लस KE, KE इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल माइनस D1। ओके तो ये फॉर्मूला दिया गया है MM में। नाउ अब देखेंगे हम क्रिटिसिज्म क्या है, एक सेकेंड। तो देखो क्रिटिसिज्म में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अब जो अजम्पशंस होता है वही आपका क्रिटिसिज्म बन जाता है, क्योंकि वो अज्यूम ही ऐसी चीज़ों को कर रहे थे, ऐसी चीज़ों से बांध रहे थे अपनी थ्योरी को कि फिर वो उनके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। तो फर्स्ट है उनका टैक्स डिफरेंशियल। अब MM अप्रोच में बोला गया कोई टैक्स नहीं होता, जबकि हमें पता है इन रियलिटी टैक्स एग्जिस्ट करता है, राइट। अब दूसरा इन्होंने बोला फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, उनको नहीं कंसीडर करा इन्होंने, जबकि राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें तो हमें कंसीडर करनी ही होंगी। जब हम इक्विटी डेट ले रहे हैं तो ये चीज़ें हमें लेनी ही होंगी, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगा। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने आर्बिट्राज को बोला, ठीक है, अब जब आर्बिट्राज कर रहे हैं हम, तो फिर फॉर्म की जब वैल्यू डाउन हो रही है तो दूसरे फॉर्म में लोग जाएंगे ना, या फिर अपनी जो शेयर्स हैं उसको सेल करेंगे। अब सेल करोगे तो क्या ब्रोकरेज चार्ज नहीं आएगा, आपका ब्रोकरेज फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, है ना, तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगता है। और डिस्काउंट रेट,
तो इन्होंने बोला था, एमएम अप्रोच में बोला गया कि जो डिस्काउंट रेट है वो इक्वली ही चलेगा, बहुत लंबे समय तक ये सेम ही चलेगा। जो गलत बोला इन्होंने, ऐसा नहीं होता। ओके, अनसर्टेनिटी इंक्रीज करती जाती है विद द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड, समय के साथ साथ अनसर्टेनिटी इंक्रीज करती है। एंड इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं नियर लेसर डिविडेंड इज गुड रैदर हाई डिविडेंड इन फ्यूचर। अब ये इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि नहीं भैया, आप जो फ्यूचर में मुझे ज़्यादा दोगे तो बेटर यही है कि मुझे अभी ही दो, कम ही दो बट मुझे अभी ही दो। ओके, तो ये इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो इसलिए डिस्काउंट रेट जो है वो एक जैसा करके हम लंबे समय तक नहीं खींच सकते। तो ये थे एमएम के क्रिटिसिज्म। नाउ अब हम करेंगे रेसिडुअल थ्योरी। तो रेसिडुअल थ्योरी में क्या बोला गया है, बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है, बस सिंपल सी बात इसमें बोली गई। ये भी आपका इररिलेवेंट थ्योरी है। ओके, ये भी यही बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि दिस थ्योरी रिगार्ड्स डिविडेंड डिसीजन मेरली एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन बिकॉज द अर्निंग्स अवेलेबल मे बी रिटर्न इन द बिजनेस फॉर री इन्वेस्टमेंट। मतलब ये बोलते हैं कि डिविडेंड डिसीजन वो, हाँ ठीक है, ये मानते हैं रेसिडुअल थ्योरी वाले कि हाँ ठीक है, जो डिविडेंड डिसीजन है वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। क्योंकि जब आपको डिविडेंड डिसीजन आप लेते हो तो आप अर्निंग जो आपके पास अवेलेबल है वो आप रिटेन करके रखते हो अपनी बिजनेस में फॉर री इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आपका जो आप जो डिविडेंड डिसीजन ले रहे हो, फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हो, आपको जो भी अर्निंग हो रही है तो आप उसको रिटेन करके रख रहे हो फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, तो तब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज डिविडेंड। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, डिविडेंड रिलेटेड है, डिविडेंड नाम की चीज़ होती है, डिविडेंड का हम यूज़ करते हैं। ओके, ये इन्होंने बोला रेसिडुअल थ्योरी में। लेकिन इन्होंने ये बोला कि रिटेन करेंगे या फिर हम देंगे, इसका मतलब ये है कि ये इसमें श्योरिटी नहीं होती। ओके, द डिसीजन टू पे डिविडेंड्स और रिटेन द अर्निंग्स मे बी टेकन एज अ रेसिडुअल डिसीजन। ये रेसिडुअल डिसीजन होता है, इसमें श्योरिटी नहीं होती कि आपको रखनी है या फिर नहीं रखनी, तो फिर इससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ये बोला रेसिडुअल थ्योरी में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। और इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ कवर करवाया है, आप वो देख सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, पूरी क्लासेस हुई हैं, आप उनको भी ज़रूर देखो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम पे मेरा चैनल है टारगेट नेट जेआरएफ विद वी लर्निंग करके, आप सर्च करो, वहाँ से आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ होते हैं हमारे डेली एमसीक्यूज़, डेली रेगुलर क्विजेज़ होती हैं अपनी पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की। और मैं डे वाइज स्टडी प्लान भी वहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, और इंस्टाग्राम पे आप बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।